चंद्रपुर गांव में एक धनी व्यापारी धनराज अपनी पत्नी सत्यवती के साथ निवास करता था। चावल और गेहूं का उसका बड़ा कारोबार था और किसी भी सांसारिक सुख की कोई कमी न थी। परंतु एक ही अभाव उनके जीवन को अधूरा कर रहा था, वह था संतान का। धनराज ने न जाने कितने वैद्य, कितने तांत्रिक और कितने तीर्थों के चक्कर काटे, पर सब निष्फल रहे। सत्यवती फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। दिन रात ईश्वर से संतान के लिए प्रार्थना करती रहती। धनराज एक दिन थक कर बोला, सत्यवती, लगता है हमें अगले जन्म में ही संतान सुख मिलेगा। सत्यवती बोली, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। धनराज ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह हार मान चुका था, लेकिन सत्यवती की आस बाकी थी। प्रार्थना से बचे हुए समय में वह छत पर पक्षियों को दाना डालती और उन्हें निहारते निहारते खो जाती। एक दिन अचानक उसकी छत पर एक मैना पक्षी का जोड़ा आकर बैठा। उन्होंने वहीं घोंसला बनाया। सत्यवती को जैसे एक नई खुशी मिल गई हो। हर दिन वह उन मैना पक्षियों को दाना देती और घंटों उन्हें देखती रहती। समय बीता और एक दिन उस मैना ने अंडा दिया। अब वह जोड़ा रोज सुबह उड़ जाता, खाने की तलाश में, और फिर शाम ढलने से पहले लौट आता। पर उस दिन कुछ अलग था। सत्यवती ने देखा, सूरज ढल चुका है, अंधेरा घिरने लगा है, पर मैना पक्षी का जोड़ा अब तक नहीं लौटा। उसने चिंता भरी निगाहों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे प्रभु, यह पक्षी ना लौटे तो उस अंडे का क्या होगा? उसे तो कोई देखेगा भी नहीं। सत्यवती ने कई दिनों तक इंतजार किया, पर वो मैना का जोड़ा फिर कभी लौटकर नहीं आया। सत्यवती अब खुद ही उस घोंसले में रखे अंडे की देखभाल करने लगी। वह दिन भर उसे निहारती, जैसे वह अंडा नहीं, उसकी अपनी संतान हो। अंडे में मानो उसकी सारी उम्मीदें बस गई थीं। वो अंडा अब रोज रोज बड़ा होता जा रहा था। हर रात को वह थोड़ा और फैल जाता और उसकी चमक भी बढ़ने लगी थी। सत्यवती को धीरे धीरे इस पर आश्चर्य भी होने लगा और डर भी। एक दिन उसने देखा, अंडा अब तो तरबूज जितना बड़ा हो चुका है। घबराकर वह दौड़ी दौड़ी धनराज को बुला लाई। दोनों पति पत्नी अचंभे में अंडे को घूर रहे थे। धनराज बोला, ये तो किसी पक्षी का अंडा नहीं लग रहा सत्यवती, इतना बड़ा। सत्यवती ने भी सहमते हुए कहा, हां जी, मैं भी यही सोच रही हूं, पर यह हो क्या रहा है? उसी पल वह अंडा लुढ़कते लुढ़कते सत्यवती के पैरों के पास आ गया। सत्यवती ने डरते डरते हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने अंडे को छुआ, अंडा फूट गया। अंदर से एक नन्ही सी, सुंदर सी, दिव्य आभा से चमकती छोटी राजकुमारी निकली। दोनों स्तब्ध रह गए, पर उस स्तब्धता में एक अनोखी खुशी छिपी थी। सत्यवती ने कांपते हाथों से राजकुमारी को गोद में उठा लिया। यह कैसे हो सकता है? धनराज बोला। सत्यवती ने राजकुमारी को सीने से लगाते हुए कहा, जो भी हो जी, ये हमारी है, हमारी अपनी है। यह कैसे हो सकता है? धनराज बोला। सत्यवती ने राजकुमारी को सीने से लगाते हुए कहा, जो भी हो जी, ये हमारी है, हमारी अपनी है। धनराज ने जब आश्चर्य से कहा, एक मैना के अंडे से राजकुमारी कैसे निकल सकती है, तो सत्यवती मुस्कुराकर बोली, जो भी हो, राजकुमारी तो हमें मिली है ना, भगवान की यही लीला है। और इस तरह उस राजकुमारी का नाम मैनावती रख दिया। वे दोनों उसे अपनी संतान की तरह पालने लगे। मैनावती बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता गांव ही नहीं, दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गई। उसकी भोली मुस्कान और तेजस्विता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन जब मैनावती सरोवर से जल भरने गई थी, तभी उस राज्य के राजा वीर प्रताप अपने वजीर विश्रुत के साथ उसी दिशा में भ्रमण को निकले थे। राजा की दृष्टि जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसके रूप और सौम्यता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत वजीर से कहा, विश्रुत, जाओ, पता लगाओ यह कन्या कौन है, किस कुल की है, मैं इससे ही विवाह करूंगा। वजीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी इस कन्या के विषय में सब पता करता हूं। वजीर विश्रुत ने कुछ ही समय में उस कन्या के विषय में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली और लौटकर राजा वीर प्रताप से बोला, महाराज, वह कन्या हमारे राज्य के चंद्रपुर गांव की है। उसके माता पिता धनराज और सत्यवती नामक व्यापारी दंपति हैं। राजा ने तत्क्षण आदेश दिया, विश्रुत, जाकर उनके पास हमारे विवाह का प्रस्ताव रखो। वजीर विश्रुत उसी दिन चंद्रपुर पहुंचा और धनराज सत्यवती से बोला, महाराज वीर प्रताप आपकी पुत्री मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। धनराज तो जैसे फूले नहीं समा रहा था। अरे सुनो,
हमारी राजकुमारी का भाग्य जाग गया, वह अब इस राज्य की महारानी बनेगी। दोनों की आंखें गर्व और खुशी से भर आईं। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। मैनावती अब राजमहल की रानी बन गई। परंतु महल की पहली रानी राजेश्वरी को यह बात चुभने लगी। जहां एक ओर महल में मैनावती की सुंदरता और सौम्यता की चर्चा हो रही थी, वहीं राजेश्वरी के मन में ईर्ष्या की आग भड़कने लगी थी। राजा वीर प्रताप को इस रहस्य की पूरी जानकारी थी कि मैनावती किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से जन्मी थी। परंतु यह रहस्य मैनावती की मोहकता को और भी अलौकिक बना देता था। राजा का अधिकांश समय अब मैनावती के संग बीतने लगा। वह उसे स्नेहपूर्वक मैना सुंदरी कहकर बुलाते थे और राजकीय विषयों में भी मैनावती से ही सलाह लिया करते। यह सब देखकर पहली रानी राजेश्वरी की ईर्ष्या अब असहनीय हो चली थी। वह सोचने लगी, अब बहुत हो गया, इस मैना सुंदरी को तो महल से सदा के लिए हटाना ही होगा। एक दिन वह मैनावती के पास पहुंची और मधुर आवाज में बोली, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह किसी स्त्री के गर्भ से नहीं निकली। तुम तो एक अंडे से किसी जादू की तरह जन्मी हो। अब तो तुम रानी हो, राज परिवार की एक सदस्य। तुम्हें तो यह बताना चाहिए कि तुम्हारी जान किसमें बसी है। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूं। अगर कभी कोई संकट आए तो मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती जैसी भोली और निष्कलंक हृदय वाली रानी को क्या पता था कि मुस्कुराहट के पीछे विष छुपा है। वह तो बड़ी रानी को अपनी सगी बहन मान बैठी थी। उसने सरलता से सारा रहस्य खोल दिया। दीदी, मेरे मायके में घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा रखा है। उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है। उसी माला में मेरे प्राण बसे हैं। यह सब सुनते ही राजेश्वरी के होठों पर एक कपटी मुस्कान आ गई, पर चेहरे पर चिंता का अभिनय करते हुए बोली, मैना सुंदरी, तुम्हारी जान तो बहुत ही गुप्त और सुरक्षित जगह पर है, लेकिन ध्यान रखना, रानियों के अनेक दुश्मन होते हैं और राजमहल में जान का खतरा सदा बना रहता है। यह कहकर वह धीमे कदमों से वहां से चली गई। मैनावती अब तक राजेश्वरी की कही बातों में खोई हुई थी। मन में हलचल थी, शंका भी थी, पर विश्वास ने सब कुछ ढंक रखा था। तभी पीछे से राजा वीर प्रताप आए और मुस्कुराते हुए बोले, मैना सुंदरी, किस सोच में डूबी हो, हमें भी तो बताओ। मैनावती ने हल्की आवाज में कहा, महाराज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना मत। राजा चौंक गए। ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो मैना सुंदरी? मैनावती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। मैं बस आपसे एक वचन चाहती हूं। अगर कभी ऐसा समय आए तो मेरे लिए एक अलग महल बनवाइएगा। उसके आंगन में मेरे शरीर को रखिएगा और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाइएगा, ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। महल के भीतर एक सुंदर बगीचा और जीवन की जरूरत का सारा सामान भी रखवाइएगा। राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस अब शांत हो जाओ मैना सुंदरी। जब तक मैं जीवित हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर उन्होंने मैनावती को अपने आलिंगन में भर लिया। राजा वीर प्रताप ने देखा कि मैनावती के माथे पर तेज बुखार है। चिंता में डूबे राजा ने तुरंत राजवैद्य सुश्रुत को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ औषधियां दी और मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह बुखार कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है। रानी मैनावती मां बनने वाली है। यह सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक और प्रसन्नता में उन्होंने वैद्य को सोने के सिक्कों से भरपूर इनाम दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। शंख बजे, दीप जलाए गए और महल में उत्सव का वातावरण बन गया। मैनावती के गर्भवती होने की खबर से हर ओर बधाइयां मिलने लगी। यह राजा वीर प्रताप की पहली संतान थी, क्योंकि राजेश्वरी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। अब राजा का सारा स्नेह, समय और ध्यान मैनावती की ओर हो गया। यही बात राजेश्वरी को अंदर तक चुभने लगी। वह अपने मन में बुदबुदाने लगी कि जब से आई है उसी प्यार करना, ध्यान रखना, सब कुछ उसी को करते हैं। मेरे तरफ तो जैसे ध्यान ही नहीं रहता। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा क्या होगा? इस अपने रास्ते से हटाना होगा। और इसी सोच के साथ उसने एक भयानक षड्यंत्र रचनी शुरू कर दी। राजेश्वरी ने अपने कक्ष में दासी को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, सुनो, तुम तुरंत एक विश्वसनीय गोताखोर को बुलाओ। दासी झुककर बोली, जो आज्ञा महारानी। और कुछ ही समय में एक गठीला सा व्यक्ति रानी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। राजेश्वरी ने उसकी ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, सुन गोताखोर, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। किसी भूल की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें तुरंत चंद्रपुर जाना है।
मैनावती के मायके। जब उसके माता पिता घर में न हो तो चुपचाप भीतर जाना। आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा रखा है। बक्से में एक छोटी सी डिबिया और उस डिबिया में है उसका जीवन। वो डिबिया लेकर सीधे मेरे पास लौट आना। बदले में तुझे इतने सोने के सिक्के मिलेंगे कि तेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लेकिन सुन, अगर किसी को इस बात की भनक भी लगी तो तुझे बाहर झोंकवा दूंगी। गोताखोर डर और लालच के बीच कांपता हुआ बोला, महारानी जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं आज ही वह डिबिया लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और उसी रात वह चंद्रपुर पहुंचा। धनराज और सत्यवती किसी आयोजन में बाहर गए थे। यही मौका था। वह दबे पांव घर में घुसा। जैसे ही उस गोताखोर ने डिबिया कुएं से निकालकर बाहर लाया, वैसे ही राजमहल में बैठे मैनावती के मन और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह सिर पकड़कर बैठ गई। उधर गोताखोर चुपचाप डिबिया लेकर राजमहल पहुंचा और बड़ी रानी राजेश्वरी को सौंप दी। राजेश्वरी की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने वादा अनुसार गोताखोर को सोने के सिक्कों से नवाजा और डिबिया को ध्यान से खोला। उसी क्षण मैनावती की सांसें हांफने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और शरीर थरथराने लगा। राजेश्वरी ने उस डिबिया में से मोतियों की माला निकाली और बिना देर किए उसे अपने गले में पहन लिया। माला गले में पड़ते ही मैनावती की धड़कन थम गई। उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर राजा वीर प्रताप घबरा उठे।